तो अब मैं बात करती हूँ अपने ऑप्टिमाइज्ड पावर फंक्शन की। इस ऑप्टिमाइज्ड पावर फंक्शन में क्या है, मुझे a टू द पावर n कैलकुलेट करना है। तो मेरे पैरामीटर्स आ जाएंगे a और n। बेस केस मेरा है अगर n की वैल्यू 0 हो जाती है तो उस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी 1, क्योंकि a टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। अब सबसे पहले मैंने हाफ पावर कैलकुलेट कर ली। कैसे? a टू द पावर n/2 को कॉल लगाकर। फिर मैंने उस हाफ पावर का स्क्वायर ले लिया, इस वेरिएबल का स्क्वायर करके, हाफ पावर इनटू हाफ पावर। तो मेरा ये हाफ पावर का स्क्वायर बन गया। मतलब मैंने यहाँ पर a टू द पावर n/2 को एक ही बार कैलकुलेट किया फंक्शन कॉल से। उसके बाद आंसर मेरे पास आ गया, तो उसी आंसर को ही मैंने आंसर से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लिया, अपना फाइनल आंसर विच इज माई हाफ पावर स्क्वायर। फिर मैंने क्या किया, अगर मेरे पास ऑड नंबर है तो ऑड नंबर के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा a को मल्टीप्लाई कर दिया इस पावर से, नहीं तो डायरेक्टली इस पावर को कर दिया मैंने रिटर्न। अब अगर इस फंक्शन के लिए मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी है तो वो कैसे होगी? सबसे पहली जो मेरी फंक्शन कॉल है वो किसके लिए हो रही है? वो कॉल हो रही है a और n के लिए। उसके बाद अगले लेवल पर कॉल किसके लिए जा रही है? अब हम नोटिस करेंगे अब 2 कॉल्स नहीं जा रही फंक्शन से, सिर्फ एक सिंगल कॉल जा रही है। सिंगल कॉल किसके लिए जा रही है? f और a n/2 के लिए। फिर एक और कॉल जाएगी, वो जाएगी f ऑफ a एंड n/4 के लिए। फिर एक और कॉल जाएगी f ऑफ a एंड n/8 के लिए। इसी तरीके से कॉल्स जाती रहेंगी और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में f ऑफ 1 आएगा, उसके बाद मेरे पास f ऑफ 0 आएगा। तो हर बार मैं क्या कर रही हूँ, हर बार मेरा जो n है उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ बाई 2, इसको डिवाइड कर रही हूँ बाई 2, इसको डिवाइड कर रही हूँ बाई 2, इसको भी डिवाइड करूंगी बाई 2। हर बार इसको मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ। और मैंने सीखा है जैसे जैसे मैं n को हर बार 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 से डिवाइड करती हूँ, तो कितने लेवल्स बन जाएंगे मेरे पास? log n बेस 2 लेवल्स बन जाएंगे। तो मेरी रिकर्जन कितनी बार चली? log n बेस 2 टाइम्स। इसको कहने का मतलब ये भी है कि अगर मैं अपने कॉल्स का स्टैक एनालाइज करूँ तो क्या होगा? पहली कॉल a n के लिए गई, अगली कॉल a n/2 के लिए गई, उससे अगली कॉल a n/4 के लिए गई, उससे अगली कॉल a n/8 के लिए गई। तो हर बार मेरे कॉल स्टैक में टोटल कितने लेवल्स, मैक्सिमम लेवल्स जो मेरे कॉल स्टैक के अंदर हो सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू log n बेस 2। तो मेरे टोटल लेवल्स इन रिकर्जन कितने हो जाएंगे, या फिर मेरे टोटल कॉल्स कितने हो जाएंगे? मेरे जो टोटल कॉल्स हैं, यहाँ पे मैं वर्क डन निकाल रही हूँ, मेरे जो टोटल कॉल्स हैं दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू माई टोटल लेवल्स, क्योंकि यहाँ सिंगल लेवल की बात हो रही है। इसकी वैल्यू है log n के बराबर। और एक कॉल में मैं कितना काम करती हूँ या एक लेवल में मैं कितना काम करती हूँ, इस लेवल को एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ ये वाला जो काम है ये भी कांस्टेंट काम है, ये वाला काम मेरा रिकर्जन के अंदर ही कवर हो रहा है। यहाँ पे हाफ पावर का ये जो स्क्वायर कैलकुलेट करने वाला काम है ये भी कांस्टेंट काम है। ये जो चेक करने वाला काम है कि n ऑड है या इवन है और फिर हम a को कैलकुलेट कर रहे हैं, a को मल्टीप्लाई करके, ये भी कांस्टेंट काम है। एंड ये रिटर्न वाली स्टेटमेंट का भी कांस्टेंट काम है। तो सिर्फ जो नॉन कांस्टेंट काम है वो है अगले वाले रिकर्सिव लेवल को कॉल लगाना। बाकी सारा जो काम इस रिकर्सिव फंक्शन के अंदर हो रहा है दैट इज अ कांस्टेंट वर्क। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ ऑल द अदर वर्क पर कॉल जो काम हो रहा है वो कांस्टेंट k के बराबर है। तो यहां से मेरे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इक्वल टू log n इंटू k। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को मैं कह सकती हूँ दिस विल बी बिग ऑफ log n। ये मेरी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वही आएगी कि टोटल स्टैक के अंदर कितने लेवल्स बन सकते हैं, log n लेवल्स बन सकते हैं। और हर बार कितनी स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है? हर एक लेवल में कांस्टेंट स्पेस ऑक्यूपाई हो रही है, क्योंकि सिर्फ वेरिएबल्स ही बन रहे हैं जो कांस्टेंट स्पेस लेते हैं। इसीलिए मेरे इस पूरे फंक्शन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी log n होगी एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी log n के बराबर होगी। इसको मैं हल्का सा समराइज कर देती हूँ लास्ट में सिर्फ लिखने के लिए। मेरा जो ये ऑप्टिमाइज्ड पावर फंक्शन 3 मैंने बनाया है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल कर आएगी बिग ऑफ log n। और मैंने देखा कि पहले वाला जो पावर फंक्शन 1 था और जो पावर फंक्शन 2 था, उन दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n के बराबर थी। तो अगर मुझे पावर a टू द पावर n कैलकुलेट करना है तो मैं इन फंक्शंस को लिखने की बजाय रिकर्जन में इस फंक्शन को यूज करूंगी। क्यों? क्योंकि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के बराबर है। मैं अगर कंपेयर करूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो मैं इस ग्राफ की फॉर्म में कंपेयर कर सकती हूँ। एक तो है मेरे पावर फंक्शन 1 एंड 2 जिनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर होगी, यानी कुछ ऐसी होगी। एक है मेरा ये वाला फंक्शन जिसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log n के बराबर होगी। तो क्या मैं कह सकती हूँ दैट दिस विल बी ऑलवेज बेटर
देन दिस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी हम बड़े n की या बड़े इनपुट साइज की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम कंपेयर करते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड, कौन सी एल्गोरिथम, कौन सा कोड ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होने वाला है, कौन सा कम ऑप्टिमाइज्ड होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने सबसे ऑप्टिमाइज्ड कोड निकाला है अपने पावर फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए। और इसी तरीके से जितने भी हमारे फ्यूचर चैप्टर्स होंगे जहां पे हम रिकर्जन को और ज्यादा डिटेल में पढ़ रहे होंगे, हम ग्रीडी एल्गोरिथम्स को पढ़ रहे होंगे, हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग को पढ़ रहे होंगे, हम डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ट्रीज पढ़ेंगे, ग्राफ्स पढ़ेंगे, ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो हम हमेशा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करके देखेंगे और हमें हमेशा पता चलेगा कौन सी एल्गोरिथम बेटर है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर हमें क्यों यूज करना चाहिए, क्यों किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी आती है और क्यों किसी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी कम अच्छी आती है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इन आवर सीरीज।